नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि महाराष्ट्र में शिवसेना और शिंदे सेना की लड़ाई अब संजय राउत के आह्वान पर सड़क पर आ गया। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भारत के लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। जब पश्चिम बंगाल में नहीं लगाए तो महाराष्ट्र की तो स्थिति पश्चिम बंगाल से ज़्यादा बदतर नहीं है। तो मराठियों को, महाराष्ट्रवासियों और खासतौर से मुंबईकरों को मुंबा देवी, गणपति देव और भगवान भोलेनाथ, गणपति महाराज और शिवाजी की कृपा के सहारे ही रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार के एजेंसियां और यहाँ के सुरक्षा बल आपके किसी काम नहीं आएंगे, कहीं कोई मदद नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शासन लगाने की गलती आज तक कभी नहीं किया। या तो उनको लोकतंत्र पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की पीछे ये सोच होगी कि भाई हम लोकतंत्र समर्थक हैं, किसी को क्यों अपदस्थ करें, जनता सजा देगी। या उनका ये रहा होगा कि कहीं अगर हम राष्ट्रपति शासन लगा दें तो कहीं पॉलिटिकल माइलेज न मिल जाए। जो वजह हो, नरेंद्र मोदी मेरे को कभी मिले नहीं है, ना मिलते हैं कि मैं उनसे इस विषय पर पूछ सकूं। इंटरव्यू भी वो हम जैसों को नहीं देते हैं, तो फिर क्या करें। इंटरव्यू जिसको देते हैं वो ये प्रश्न नहीं पूछता कि आप विषम से विषम परिस्थितियों के बावजूद भी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा है। मैं महाराष्ट्र के विवाद को अभी के लिए विराम देता हूं, सिर्फ एक अपील के साथ कि भारत सरकार महाराष्ट्र की जनता और खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी, पुलिस बल को तत्काल प्रभाव से संजय राउत को गिरफ्तार कर देना चाहिए। संप्रदाय में आग लगाने, दंगा फैलाने, सड़क पर आगजनी करने और तोड़फोड़ मारपीट जैसे करने के साजिश के तहत उसे बुक करना चाहिए। सदस्यता राज्यसभा की तो तत्काल प्रभाव से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो किसी गली कूचे में रहने के लायक नहीं है। संसद तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं होगा। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मीडिया में आपको दिन भर महाराष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया होगा, ना ही सुनाई दिया होगा। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि मेरे चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो कहीं और नहीं होता है। इसीलिए हमने महाराष्ट्र पर का बात समाचार चैनलों के लिए छोड़ दिया है। आप उन पर सुन ही रहे होंगे। आज 25 जून है और आज का तारीख बड़ा ऐतिहासिक है। मित्रों, आज ही के दिन 1975 में लोकतंत्र का गला घोट करके सारे संवैधानिक संस्थाओं पर पहरा लगा दिया गया था और डिक्टेटरशिप का शुभारंभ हुआ इमरजेंसी लगा करके। इमरजेंसी लगाने का जिम्मेवार आप आदरणीय इंदिरा गांधी को ठहरा सकते हैं, या उनका चुनाव हार जाना और सिन्हा साहब का 6 साल तक उनको चुनावी राजनीति और सक्रिय राजनीति में भाग लेने से रोक देने के उस ऐतिहासिक निर्णय के वजह से होना। जो आप कहें, इमरजेंसी इम्पोज हुई थी और देश में लोकतंत्र को जूतों के तले रौंद दिया गया था। वो आज ही के तारीख हुआ था। राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है जैसा नारा बुलंद होने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म भी आज ही के तारीख में हुआ था। राजा मांडा ने जिस शख्सियत को गोद लिया था वो शख्सियत विश्वनाथ प्रताप सिंह आज ही के तारीख में जन्मे थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश में जन्मे। देखिए, विश्वनाथ प्रताप चाहे जैसे हो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, तो वो भारतीय होने के नाते मेरे लिए आदरणीय है। उनके राजनीति को, उनके नीति को, उनके किए गए कुकर्मों को मैं बेशक इंडोर्स ना करूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को मेरा अभिनंदन है, सत सत नमन है। जन्मदिन पर उनको बहुत सारा बधाई है, शुभकामना है। उनके जन्मोत्सव पर उनके चाहने वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज के तारीख में और भी बहुत सारे घटनाएं घटी, लेकिन मैं आज इन सब पर चर्चा नहीं करूंगा। ये आपका समय कीमती है, आपके मोबाइल में 1 GB डाटा फ्री मिलता है और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देख करके आप अपना सारा डाटा नष्ट कर दें। चर्चा करते हैं तीस्ता शीतलवार की।
मित्रों, तीस्ता सीतलवार का पूरा नाम तीस्ता जावेद सीतलवार है और लव जिहाद का एक सीधा साधा जीता जाता उदाहरण है। तीस्ता के खून में गद्दारी, देश के प्रति वैमनस्य रखना और देशवासियों को अस्थिर करने की कोई तीस्ता सीतलवार में हो, ऐसा नहीं है। तीस्ता सीतलवार उस परदादा की परपोती है जो अंग्रेजों का पिट्ठू हुआ करता था। हमारे देश के आज़ादी के दीवानों को जब कोई सजा देनी पड़ती थी, उस सजा में सहयोगी की भूमिका तीस्ता सीतलवार के परदादा निभाया करते थे। कांग्रेस ने उनके परिवार पर कितना उपकार किया है और कांग्रेस के साथ उनके परिवार का कितना पुराना एसोसिएशन है, ये आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि तीस्ता और सोनिया गांधी की जो रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो तीस्ता सीतलवार के गिरफ्तारी पर सोनिया गांधी को लपेटने का प्रयास किया है, वो जेन्युइन है या अनजेन्युइन है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि तीस्ता सीतलवार के परदादा कांग्रेस के सदस्य थे और अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में काम करते थे। और जो हमारे आज़ादी के परवाने दीवाने हुआ करता था, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के मामला हो या और भी कोई मामला हो, उसमें ये जो देश के कुछ गद्दार अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, उसमें तीस्ता सीतलवार के परदादा जी भी थे। जब आज़ाद हुआ, मतलब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, एक अंग्रेज गए और दूसरे अंग्रेजों ने सत्ता को ऑक्युपाई किया, हस्तांतरित किया। उस वक्त भारत का सॉलिसिटर जनरल 52 से 56 तक तीस्ता सीतलवार के दादाजी थे। मतलब सिर्फ सोनिया जी और तीस्ता जी में संबंध नहीं है, ये दादा परदादा का, मतलब जन्मों जन्मों युगों युगों का संबंध है, ये आपको बताता हूँ। तीस्ता सीतलवार के विषय में जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये साधारण साड़ी और सूट वूट में दिखती है, वो लोग अपनी गलतफहमी दूर कर दें। मुंबई के सबसे पॉश इलाका जुहू तारा रोड, जहाँ अपने आप को स्वघोषित सदी का महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला है, देश के नामजद उद्योगपतियों का बंगला है। जब आप जुहू तारा रोड पर जाएंगे तो अमिताभ बच्चन के घर के बाद 2-3 घर बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। उसके बाद जुहू तारा रोड का मैं समझ रहा हूँ कि मुंबई का सबसे बड़ा बंगला अगर कोई है, वो तीस्ता सीतलवार का ही है। निरांत और नितांत उस घर का नाम है, मतलब रिलैक्स पीस। वो उस घर का नाम उसने पीस लिए रखा होगा ताकि जो हलचल वाला काम करते हैं उससे कम से कम उस घर का नाम तो रिलैक्स हो। लेकिन उस घर के, उस बंगले की हैसियत आप इसे जान लीजिए कि जिस दिल्ली में बड़े बड़े एमपी एमएलए और मंत्रियों के घर को आप कहते हैं कि मंत्री लोग एक बार मंत्री बन जाने के बाद बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आलीशान जीवन जीते हैं, तो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री का जो पूरे बंगले की लंबाई चौड़ाई होती है, उतना उनके घर में लान है, घास है, जिस पर कुर्सियां लग करके वो लोग घूमा करते हैं। आप उस घर की भव्यता का अंदाज लगा लीजिए। कहा जाता है कि मुंबई में सबसे महंगा अगर कोई चीज है तो वो है घर है। आपका पांव जितने जमीन पर खड़ा होता है, कई करोड़ रुपए देंगे तब भी उतना आप जमीन ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए कि उसके घर में लान इतना बड़ा है जितना घर के प्रधानमंत्री के बंगले का पूरा साइज है। आप तीस्ता सीतलवार के हैसियत का और अंग्रेजों के चाटुकारिता का इनाम के रूप में जान लीजिए कि कोई पहली बार तीस्ता सीतलवार ही नहीं है जो चाटुकारिता का इनाम हासिल करने का प्रयास की है। इनके दादा परदादा भी इसी काम में लगे हुए थे और सबने देश के साथ गद्दारी की है और देश को अंग्रेजों के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए खुद को बेचने का काम किया है। मतलब इनको पत्रकार कहना पत्रकार के महान परंपरा का अपमान है। आप जानिए कि इनको आप चाटुकार कहें, गद्दार कहें, भ्रष्टाचार कहें, पत्रकार तो कम से कम बिल्कुल ही ना कहें। खैर, तीस्ता सीतलवार ने क्या किया वो तो सब कोर्ट में आया हुआ है। जो मेरा विषय है मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं जो समाचार चैनल पर नहीं आता। तीस्ता सीतलवार को भारत का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सब तो रिकॉर्ड का विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे शख्सियतों को ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला किसने, पुरस्कृत क्यों? जो शख्सियत को तिरस्कृत करना चाहिए था उसको पुरस्कृत करने की मजबूरी जरूरी क्यों आन पड़ी? क्या ये कुछ देने कुछ लेने का शॉर्टकट है?
कि तुम मेरे लिए माहौल तैयार करो, मैं तेरे लिए नागरिक सम्मान अर्जित करवाता हूँ। क्या ये इस तरह की चीज है? तीस्ता सी तलवार पर एनजीओ के नाम पर अवैध वसूली और देश विदेश से चंदा लेने की जांच एजेंसियां पहले से जांच की है और उसमें कई अनियमितताएं पाई गई। मोदी को बदनाम करने का एक सूत्रीय कार्यक्रम तीस्ता सी तलवार 2002 से ही चला रही थी। ये गुजरात के अलग अलग थानों में अलग अलग एफआईआर अलग अलग नामों से करना, जिस सबका सूत्रधार तीस्ता सी तलवार होती थी, ये भी एक अलग मामला है। मेरा और सबसे गंभीर मामला है कि आखिर मैं एक भारत का स्वतंत्र नागरिक जिसको राजनीति की समझ नहीं है, जिसको कोर्ट कचहरी में न्याय प्रक्रिया की समझ नहीं है, जो जुहू तारा रोड पर कभी गया नहीं है देखने के लिए उसकी भव्यता देख सके, जिस आदमी को एनजीओ क्या होता है इसकी पता नहीं, जो आदमी सोनिया गांधी के यहाँ पहुंच बनाने के लिए फोटो खिंचवाना चाह रहा हो और जीवन भर के प्रयास में बाद भी कभी नहीं गया हो, उस आदमी को ये बात कैसे समझ में आएगा कि तीस्ता सी तलवार कितनी नजदीकी, गहरी और इंटरनल अप्रोच रखने वाली महिला है और इसका होने का मतलब क्या है? हम तो यही कहेंगे कि तीस्ता सी तलवार एक शानदार महिला होगी, समाज में इनके उत्कृष्ट काम होगा, क्योंकि भारत का नागरिक सम्मान, सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये सब जो पद्म पुरस्कार हैं ये तो भारत के महानतम नागरिकों को दिया जाता है। तो क्या तीस्ता सी तलवार का मोदी विरुद्ध एजेंडा और गुजरात दंगे पर देश को बदनाम करा, भारत के एक प्रांत के मुख्यमंत्री को अस्थिर करना, राजद्रोह जैसा काम को तब के सरकार ने पुरस्कृत काम और प्रतिष्ठित काम का श्रेणी में रखा है क्या? तो फिर इन सब चीजों को एक बार दोबारा परिभाषित करने, दोबारा से एग्जामिन करने की आवश्यकता है, आपको महसूस नहीं हो रही है? तीस्ता सी तलवार के कुकर्मों की जो परतें खुल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से तीस्ता सी तलवार गिरफ्तार हुई है और उसके एनजीओ का काम जांच एजेंसियों को संदिग्ध लगा है। तीस्ता सी तलवार की एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट को संदिग्ध लगी है और उसमें उसके गिरफ्तारी भर का पुख्ता सबूत उनके पास आया होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी का आदेश पारित किया और उसके लगाए सारे इल्जामों से प्रधानमंत्री को बरी करते हुए उस केस को समाप्त किया। तो क्या पद्म पुरस्कार पाने की यही योग्यता तत्कालिक सरकार को नजर आई? तो फिर एक प्रश्न बनता है कि 1952 से लेकर के 2022 तक जितने लोगों को भी पद्म पुरस्कार मिला है उसकी एक बार समीक्षा क्यों न की जाए कि ऐसे और कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दी गई है जो देश के साथ गद्दारी किए हैं और किसी व्यक्ति विशेष और किसी खास आदमी के साथ वफादारी किए हैं। फिर इस बात की क्यों न जांच की जाए कि पद्म पुरस्कार क्या चाटुकारिता के लिए दिया जाता है या चाटुकारिता को एंडोर्स करने, प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, और ये समय का मांग है कि नहीं कि देश की जनता ये जान ले कि देश में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका राष्ट्र के प्रति योगदान ये है कि वो किसी परिवार को बढ़ावा दिए हैं, किसी परिवार का चमचागिरी किए हैं या किसी के कहे पर, इशारे पर किसी शख्सियत का चरित्र हनन और चरित्र चित्रण करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। तो क्या ये सब राष्ट्र के साथ धोखा नहीं है? राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार का अपमान नहीं है? इन सब विषयों पर चर्चा जरूरी है। मित्रों, जब मामला पत्रकारिता पर आ गया है, तीस्ता सी तलवार पर आ गया है, तो 2-3 बातों का चर्चा पुनः एक बार और करना आवश्यक है। मित्रों, भारत के संविधान में एक सेक्शन है जिसमें स्रोत को ना बताने की मजबूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो स्रोत है उसका खुलासा करें। एक तो हमारे संविधान को ही एक बार पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे संविधान में आज तक ये समझ में नहीं आई कि पहले मुर्गी हुआ या पहले अंडा। ये हमारे संविधान का मूल भावना है। हमारे संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जो मूल भावना है ना, वो ये है कि ये बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा। जो इस गुत्थी को सुलझा लेगा वो हमारे संविधान की समझ रख लेगा। 2-3 उदाहरण दे दूंगा, बाकी सारे पढ़ने बताने की जरूरत नहीं। हमारे संविधान में इक्वलिटी का सिद्धांत है, मतलब हर आदमी बराबर करना है, हर आदमी का अधिकार बराबर है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का प्रधान हो, गांव का प्रधान हो या साधारण इंसान हो,
उस सब पर भारत का कानून बराबर काम करेगा। वो अलग बात है कि आपके पास कानून का ज्ञान है और पैसा है, वकीलों का फौज है, तो कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन धारा तो वही लगेगा आप पर भी। ये तो है नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री तो आपको एग्जेम्पशन है, आप अरबपति हैं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं है, धारा वही है, नागरिकता बराबर है। मतलब देश का प्रधानमंत्री अगर एक बटन दबाते हैं तो एक ही वोट काउंट होगा, और देश का भीख मांगने वाला एक साधारण इंसान अगर बटन दबाता है तो उसका एक ही वोट काउंट होगा। तो उस आदमी का एक ही वोट काउंट जब होगा तो हर आदमी का अधिकार बराबर है। जब हर आदमी का अधिकार बराबर है तो इस चीज में अलग अलग नजरिए से परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों है और इसकी क्या जरूरत है, इस विषय पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं। भारत के संविधान में इक्वलिटी का संविधान है, उसके बाद उसी का अगला पैरा में है कि आपको अगर आप विशेष जाति के हैं तो आपको आरक्षण दी जाएगी, अगर आप विशेष धर्म हैं तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने की इजाजत दी जाएगी, अगर आप विशेष धर्म के हैं तो आप आज बीवी रखिए कल छोड़ दीजिए उसका परमिशन दिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारे भारत के संविधान की मूल भावना है, पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा। तो खैर हम संविधान पर चर्चा नहीं करें क्योंकि ये सब संविधान में वर्णित है, इसी वजह से ये चीज होता है। पत्रकार अपना स्रोत न बताइए, संविधान में लिखा गया है, और देश के साथ गद्दारी न किया जाए ये भी संविधान में लिखा है। तो पत्रकार आतंकियों का इंटरव्यू लेता है, कहता है कि मैं स्रोत नहीं बताऊंगा, मेरे को संविधान में इस बात की छूट दी गई है, और आतंकियों का संरक्षण देना कानून में अपराध की श्रेणी में आता है। कोई आतंकवादी को संरक्षण दे, जगह की जानकारी होने के बाद भी पुलिस को ना दे, उस पर सजा है, कोर्ट में उसको कन्विक्शन कर सकता है, लेकिन वो पत्रकार इंटरव्यू लेके आता है, अपने चैनल पर चलाता है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में है। मैं इसलिए कहा कि जो अगला बात कहूंगा उससे ये समझ में आ जाएगी कि ये हमारे संविधान में वर्णित है, तो जो अगला होने वाला है वो गलत है कि सही है, ये आप लोगों को छोड़ते हैं। मित्रों, हमारे देश में ऐसे ऐसे पत्रकार हुए, आप उनको पत्रकार कहें, चाटुकार कहें, गद्दार कहें, आपको छोड़ता हूं, मैं तो उनको पत्रकार ना चाटुकार ना गद्दार कहूंगा, एक आदमी कहूंगा, एक शख्सियत कहूंगा, एक समाज में एक ऐसी शख्सियत कहूंगा जो समाज सुधार भी सकता है और समाज का सत्यानाश भी कर सकता है। सोच अपनी अपनी है। मित्रों, एक देश की नामजद पत्रकार है, उस पत्रकार ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों के साथ गलबहियां करते घूमती रहती है, देश दुनिया में पुरस्कृत होती है, पत्रकारिता में पूरा ऊंचा मुकाम है उसका। एक आतंकी जिसको फौज खोज रही थी, जिसको गोली से उसका प्राण ले लिया गया और देश के धरती को मुक्त कराया गया उसके पापों से, वो महिला पत्रकार उसके मोटरसाइकिल पर घुमा करती थी और बाकायदा उसकी तस्वीरें छापती थी। उसके शर्म लाज हया नहीं था कि मैं उस आतंकी के साथ घूमती हुई नजर आ रही हूँ और किसी को पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा। मित्रों, ऐसी स्थिति में भी पत्रकारिता के नाम पर उस आतंकी के साथ घूमना और चौड़े में देश के गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखना और देश विरोधी पत्रकारिता करना, सरकारों को बदनाम करना, खुफिया एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट पत्रकारिता के नाम पर अपने चैनलों पर चलाना या फेसबुक लाइव पर दिखाना बताना, ये सब बताता है कि देश की पत्रकारिता किस स्तर तक गिर गई है, किस स्तर तक जा चुकी है। मित्रों, देश के राजनीतिक में पत्रकारों को कितना ऊंचा पुरस्कार मिला है, वो क्यों मिला है, अगर आप जान जाएंगे तो 2-3 उदाहरण बता देता हूँ। जनता दल यू कोटे से हरिवंश जी हैं, मेरे गांव के बगल के रहने वाले हैं, अभी राज्यसभा में उपसभापति हैं। वो बिहार के एक छोटे से दैनिक के संपादक थे। अब उन्होंने नीतीश के लिए क्या काम किया कि नीतीश कुमार उनको राज्यसभा भेजा और अपने कोटे से उपसभापति जैसे प्रतिष्ठित पद पर पदस्थापित कर दिया, इसका अंदाजा आप ही लगाइएगा। मैं तो उनको पत्रकारिता के अलावा और कोई समाज में काम करते हुए नहीं जानता, नहीं देखा, क्योंकि मेरे गांव के जस्ट बगल के गांव के, मतलब उनके घर और मेरे घर के बीच में हम दोनों आदमी का खेत ही है, कुछ उनका खेत है, कुछ मेरा खेत है, मतलब हम दोनों को अलग हमारी खेतें करती हैं, गांव दूसरा नहीं है, मेरा गांव और उनका गांव के बीच में सिर्फ खेत है। तो उनको गांव में भी कोई उनके द्वारा किए काम का मुझे ध्यान नहीं है। पटना और रांची में जहाँ रहते हैं वहाँ भी मेरा आना जाना है, वहाँ भी कोई सामाजिक काम नहीं करते हैं। पत्रकार बहुत बढ़िया थे। अब क्या उन्होंने नीतीश कुमार को दिया या नीतीश कुमार को उनमें क्या दिखा कि राज्यसभा भेजा और उपसभापति बना, या आप फैसला लीजिएगा।
कई पत्रकारों को लोगों ने राज्यसभा में भेजा, कई पत्रकारों को लोगों ने लोकसभा का टिकट दिया, कई पत्रकारों को पद्म भूषण, पद्मश्री और जैसे पता ना क्या 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 दिया। और सबसे मजे की बात है कि मैं ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूं जिसके निजी यूट्यूब पर 200 लोग वीडियो को नहीं देखते हैं और वो BMW गाड़ी में घूमता है। मैं ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूं। 90 के दशक में जब मैं चंद्रशेखर जी के यहाँ जाया करता था तो बहुत सारे पत्रकार फटे पैंट और टूटे चप्पलों में चंद्रशेखर जी के घरों के आसपास इर्द गिर्द घुमा करते थे कि चंद्रशेखर जी एक बाइट दे दें, एक फोटो खिंचवा लें ताकि मैं अखबार में दूंगा और आज का दाढ़ी चल जाएगा, नहीं तो तब तक बाबू साहब चाय पिलाओ यार, चंद्रशेखर जी तो मिले ही नहीं। तो हम कहते रुक जाओ अंदर से बोल देता हूँ मेरे पास पैसा नहीं है। अरे यार कहीं से बोलो, चाहे से मतलब है, बाहर पिलाओ अंदर पिलाओ। ऐसे पत्रकारों को मैं देखता हूँ कि वो आज के तारीख में स्टूडियो खोल लिए हैं और बड़े बड़े चैनल का मठाधीश हो गए हैं। कुछ ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो एक लिम्बरेटा स्कूटर पर घुमा करते थे और मेरे एक परम मित्र उनके पीछे रहा करते थे और वो कैमरामैन थे और ये पत्रकार थे। जहां कहीं नुक्कड़ मिला, चौराहा मिला, खड़ा होकर के और तुरंत जनता से रूबरू होने लगते थे। आज वो चैनल के मालिक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। अब चिंता का विषय है कि उन्होंने पत्रकारिता में कौन सा ऐसा योगदान दिया कि इतना बड़ा लक्ष्मी जी का कृपा हुआ, ये चर्चा का विषय है। इन सब विषयों पर जब तक देशवासी ईमानदारी से चर्चा नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग बढ़ते रहेंगे और आप जैसे लोग घटते रहेंगे। मित्रों, तीस्ता शीतलवार एक बहाना है, हमें आपको जगाना है और ये बताना है कि तीस्ता जैसी कई शख्सियतें हैं जो टोटल तिरस्कार के लायक हैं, लेकिन उनको पुरस्कार मिलता है और उनको पुरस्कृत होते देख करके आप ताली बजाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ताली के मुकाबले अब गाली देने लगे, लेकिन जो लोग आपको ताली बजाने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनसे कभी रूबरू होने का मौका मिले तो जरूर पूछिएगा कि ऐसी क्या चीज देखा है आपने तीस्ता में या तीस्ता जैसे और लोगों में जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा। ऐसा क्या चीज उसमें रहा जो हम में नहीं है? आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपकी सजगता ही आपको आगे रखेगा और आपके देश को आगे रखेगा। भारत महान में ऐसी शख्सियतें जो देश को बदनाम करने, संस्था को बदनाम करें और चंदा वसूली के लिए अपना नाम करने का काम करती हैं, ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें, तभी देश का उत्थान होगा, देश का सम्मान होगा। तब तक राकेश परमार को आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।